ये बताना कोई नई बात नहीं होगी कि चांद रात को मैं सोया नहीं था, क्योंकि आप में से कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह 5 बजे मैं शीशे के सामने गया। दाढ़ी थोड़ी ज्यादा छोटी करने का प्लान था ताकि ईद वाली फीलिंग आ सके। हाथ में ट्रिमर था और दिल में एक मध्यम सी उम्मीद थी कि इस पर नीचे से बेहतर शक्ल निकलेगी। उसके बाद मैंने सोचा कि फौरा चेंज नहा लेते हैं ताकि लोग ये ताना ना दे सकें कि तुम ईद पर भी नहीं नहाते। अब कंफ्यूजन ये थी कि ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ें या घर पर। फिर सोचा सारे काम तो कर ही रहे हैं तो फासला और एहतियात करके नमाज भी पढ़नी चाहिए। मैंने और अनस ने फैसला किया कि जाएंगे लेकिन सब लोगों से दूर रहेंगे और नमाज के बाद जब सब गले मिलने लगेंगे तो ऊंची आवाज में ईद मुबारक कहकर दौड़ लगा देनी है। अनस का कद लंबा है तो यहाँ पहुंचकर सबसे पहले बाइक स्टार्ट करेगा। इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई पकड़ पाएगा और अगर गले मिलने के लिए लोग हमें फॉलो भी करते हैं तो मुझे शहर के सारे शॉर्टकट्स पता है। सॉलिड प्लान है। ईद की नमाज होगी और सारा प्लान मिट्टी में मिल गया क्योंकि इमाम साहब ने पहले ही सबको गले मिलने से मना कर दिया। अब मुझे बुरा लग रहा था। ये क्या बात हुई। इसके बाद दोपहर 12 बजे मेरा एक इंटरव्यू था यूसीपी टीवी के साथ। ये मेरे खूबसूरत दोस्त है जिनके साथ बहुत मजा आया। ये दानियल सुहेल है, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये हमारा माजिद है, ये सबसे ज्यादा बोल रही थी। कुरैशी साहब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट करवा रहे थे और अनस ज़ैदी 5000 ईदी का वादा करके शहर छोड़कर चले गए। ये हमारे होस्ट इब्राहिम है, ये हमें कंट्रोल कर रहे थे और ये है अली अल्ताफ। इनकी कॉल 40 मिनट के इंटरव्यू में 400 दफा डिस्कनेक्ट हुई थी और इससे इन्हें अंदाजा हो रहा था कि इनकी ईद कैसी गुजरने वाली है। इसके बाद ईद का कुछ नहीं है क्योंकि अगले 4 दिन में बीमार था और ईद मुबारक की जगह नींद मुबारक एंजॉय कर रहा था। अभी भी नाक बंद है, बात करने में मुश्किल पेश आ रही है। टेक्निकली ईद का कोई 5वां दिन नहीं होता लेकिन आज ईद का 5वां दिन। आजकल कपड़ों के बारे में मेरी चॉइस बिल्कुल सिंपल है। जो पहली शलवार कमीज नजर आए बगैर प्रेस किए पहन लो, लेकिन आज जुम्मा है तो प्रेस करना जरूरी है। मैं जब भी कपड़े प्रेस करने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में बचपन का एक वाकया आ जाता है। आज आपको भी सुनाता हूँ। ये पाकिस्तान बनने के कुछ ही दिन बाद की बात है। मेरी उम्र 9 साल थी और मैं 3 क्लास में पढ़ता था और मुझे नया नया कपड़े प्रेस करने का शौक हुआ था। एक दिन सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे तो मेरे दिमाग में एक खूबसूरत और पाकीज़ा ख्याल आया। मैंने अपनी कमीज उतार कर उसे प्रेस करना शुरू कर दिया। अचानक इस्त्री को रिवर्स करते हुए पेट पर लगा लिया और वहाँ से 1 स्क्वायर इंच का हिस्सा जल गया। क्या बताएं, अगले 3 दिन हम हेनरी सीले को बुरे अल्फाज में याद करते रहे। जिसको नहीं पता, हेनरी सीले साहब ही वो इंसान है जिनको ये बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो इस्त्री याद कर देते हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इतना तो बदला बनता है। लेकिन अगले 30 दिन मेरी स्कूल लाइफ के सबसे खूबसूरत दिन थे। मैं सारा दिन खेलता था, कूदता था, ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही टीचर होमवर्क चेक करने आती थी मेरे जख्म ताज़ा हो जाते थे और एक्टिंग तो इतनी कमाल कि टीचर को भी रोना आ जाए। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया और मैं समझा कि अब तो ये लाइफ स्टाइल है, अब तो होमवर्क करना ही नहीं है। कोई 1 महीने बाद ऐसे ही टहलते टहलते टीचर ने पूछा, क्या होमवर्क किया है? मैंने कहा ये कैसा सवाल है, ये तो मुझसे कोई नहीं पूछता। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में पहले वाली शफकत नहीं थी। मैं उनकी आंखों में देखकर अभी हालात की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे लगा कि अब सारी जिंदगी इंशाल्लाह मैं एक कान से सुन सकूंगा और मेरे मुंह पर 4 उंगलियों का टैटू मुस्तकिल रहेगा। 9 साल का बच्चा था, टीचर प्यार से भी समझा सकती थी, लेकिन वो हमेशा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करने पर यकीन रखती थी। उनके उस वक्त जो मेरे बारे में ख्यालात और जज्बात थे वो मुझ तक पहुँचाने में उनकी 4 उंगलियों ने जो खिदमात सरअंजाम दी थी वो उर्दू लुगत में मौजूद अल्फाज दे ही नहीं सकते थे। जुमे के बाद मैंने एक जिम्मेदार मशरकी शहरी की तरह निकाब किया क्योंकि मैंने चिकन लेने जाना था। यहाँ एक और मसला था, कोई मुर्गी या मुर्गा मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं था। तो भैया भी तैयार ही नहीं हुई, आप किसी और को ले जाए। भाई मेरे तो गोडे दुख रहे हैं, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, इधर इधर भाई मुझे ले जाओ, मैं बहुत तंग हूँ इनके साथ। ओके ब्रो, ठीक हो गया। शाम को 1 महीने बाद हमने क्रिकेट खेली। जिन्होंने हमारा सबसे पहला व्लॉग नहीं देखा उन्हें क्रिकेट के रूल्स बता देते हैं। जो हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें बॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बॉल इज द किंग एंड पर्पस ऑफ एवरी रूल इज टू प्रोटेक्ट द किंग। आसान लफ्जों में छत के चारों तरफ ऊंचा शॉट मारना आउट है। बॉल गली में फेंकना आउट है। बॉल को घूर कर देखना आउट है। ऐसा कोई भी शॉट जिससे बॉल गुमने का खतरा हो कतन हराम है। लेकिन हम आज रूल्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप में से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ रूफ क्रिकेट मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं नए आने वाले नौजवानों को बैटिंग टिप्स दूं। तो अगर आप छत या गली में होने वाली क्रिकेट में लंबी बैटिंग करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। या आपका डिफेंस मिसबाह उल हक जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या आपको मेरे जितना बेशर्म होना चाहिए। मैं आपको अपने 20 साल तजुर्बे से बता रहा हूँ कि आउट सिर्फ वो होता है जो आउट मान लेता है। आप आउट मानना छोड़ दें, लोग आपको आउट करना छोड़ देंगे। तुमने तेज बॉल करवाई है यार, कहाँ आउट है यार? ट्राई बॉल थी, डेड बॉल थी यार, मैं तो अभी तैयार ही नहीं था। छत पर खेल रहे हो तो यार आंखों में सूरज पड़ गया। गली में खेल रहे हो तो गाड़ी की हेडलाइट। विकेट को यार लग ही नहीं है, विकेट हवा से गिरी है। बॉल खड्डे में लगकर उछल गई थी, बॉल खड्डे में लगकर बैठ गई थी। अगर बॉलर बाजू घुमाकर करवाए तो ये जगह यार बाजू घुमाकर बॉल करवाने की अलाउ ही नहीं है। अगर बॉलर बाजू घुमाकर बॉल ना करवाए तो वैसे ही वट्टा है।
थ्रो कहते हैं इसे तो आईसीसी भी अलाउ नहीं करती। फिर भी कोई जिद करे कि आप आउट हैं तो पिच पर बैठ जाए, न खेलना है न खेलने देना है। लेकिन अगर मामला ज्यादा गर्म होने लगे तो बल्ला छोड़ देने में बेहतरी है, ये भी तजर्बे से बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर बल्ला छोड़े तो ये जाते जाते जरूर कहे यार आउट नहीं कर सकते तो बेईमानी करोगे, फेयर गेम खेल के तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। ऐसे वो आपसे जीत भी जाएगा तो उसकी रूह बेचैन ही रहेगी, जमीन मुतमईन नहीं होगा उसका, और आप हार कर भी जीत जाएंगे। यहाँ पर व्लॉग खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।